बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 6 महीने से कोशिश कर रही थी एक बड़े पावर शो के लिए, और उनको कभी एनओसी मिलता था, फिर वो मुअत्तल हो जाता था, सस्पेंड हो जाता था, मनसूख हो जाता था, और वो इजाज़तनामों के बीच में उनकी जो स्ट्रीट पॉलिटिक्स है और पावर पॉलिटिक्स है उसमें वो कहीं ना कहीं गोमगू की सूरत हाल में रहे। लेकिन आज उन्होंने अपना जलसा कर लिया है। जलसे से 3-4 रोज़ कबल हुकूमत अमन आमा का एक कानून पास कराने में कामयाब हुई। उस कानून के तहत बहुत सारे मामलात जो हैं वो जलसों के हवाले से, असम्बली के हवाले से, इकट्ठ के हवाले से तय कर दिए गए। जो एनओसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया गया था उसमें उनको 4 से 7 बजे का वक्त दिया गया था। इस वक्त की जो सूरत हाल है, वक्त ख़त्म हो चुका है और इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ये कह रही है कि हम इस जलसे को मुंतशिर करेंगे, क्योंकि कानून के मुताबिक अब यही तय पाया था कि अगर जलसा मुकर्ररा वक्त पर ख़त्म नहीं होगा तो उसको मुंतशिर किया जाएगा। इसी तरह से जो रूट्स हैं उनको तय कर दिया गया था कि ये रूट्स हैं। कुछ रूट्स की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ भी पुलिस जो है वो कहीं तसादम हुआ है, और उस तसादम के बाद हमने देखा कि पथराव किया गया जो शुरका हैं जलसे के उनकी तरफ से। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत और उनके रहनुमा और उनके वज़रा हमारे टीवी टॉक शोज़ में बैठ के मुसलसल हल्लाशेरी कर रहे थे कि इनसे जलसा नहीं होता, ये बंदे तो इकट्ठे कर लें, ये तो बहानेबाजियाँ करते हैं वगैरह वगैरह। और जब वो जलसा करने की कोशिश कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, तो आपने पूरे इस्लामाबाद के इर्द गिर्द कंटेनर्स लगा दिए। अब ये बड़ी हैरान कुन बात है। इरफान सिद्दीकी साहब जब ये बिल पेश कर रहे थे फ्लोर ऑफ द हाउस, तो उनका ये कहना था कि जो आम शहरी हैं उनके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ हमने करना है, इस शहर को हमने महसूर नहीं करना। ये नहीं हो सकता कि आपने जलसा करना हम सारा शहर बंद कर दें। भाई वो संगजानी में जलसा कर रहे हैं, आपने फिर भी सारा शहर बंद कर दिया। तो हुकूमत भी कुछ कंफ्यूज है, कुछ परेशान है। करने देते उनको जलसा आराम से, जैसे मौलाना साहब को आप जलसा करने देते हैं, जैसे TLP को आप जलसा करने देते हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जलसा करने दे दे। इस वक्त जो सूरत हाल है वो हसास है। उस पर बात हम अपने मेहमानों के साथ ही करेंगे कि क्या अब ये जो कानून बना है 4 दिन पहले, पाकिस्तान में बड़े कवानीन बने हुए, बड़ी बड़ी कानून की किताबें हैं, हमारे आइन में भी कोई 22 तरमीम हो चुकी हैं, 21-22। तो ये जो कवानीन हैं उनके ऊपर अमलदारी के लिए कितना ज़ोर लगाया जाएगा। आज के इस जलसे के तनाजुर में मुकर्ररा वक्त पर जलसा ख़त्म करने और उसको मुंतशिर करने के लिए पथराव, शेलिंग, ये सूरत हाल ख़राब हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स पाकिस्तानी हैं। पाकिस्तान की रियासत ने हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ का भी वादा कर रखा है और आइन में राइट टू असेंबली भी है। तो हम बातें तो बड़ी आइनी और करते हैं तमाम, जब हुकूमतों में आते हैं हम कुछ और करते हैं, अपोजिशन में जाते हैं तो बुनियादी हुकूक पर हमारा जो सारा का सारा मामला वो बदल जाता है। दूसरा मामला जनाब, जो राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं इमरान साहब को कि ये इज़राइल के ब्रांड हैं एक, तो इज़राइली ब्रांड उनको कह दिया जनाब। और ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि पॉलिटिकली अडॉप्ट किया हुआ है इमरान खान साहब, इज़राइल का एक प्रोजेक्ट है। तो ये आज की बातें नहीं, इमरान खान साहब पे माजी में भी इस तरह के बहुत सारे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। इज़राइल के जो अखबार है टाइम्स ऑफ इज़राइल, उसमें एक ब्लॉग लिखने के बाद से ही बहस दोबारा से छिड़ गई है, और ज़ाहिर है हुकूमत तो इस तरह के मौके की तलाश में रहती है, वो उस पर बहुत ज़्यादा उस पर शोर भी मच रहा है। और जो आखिरी बात है वो जनाब मिलिट्री ट्रायल के हवाले से ख्वाजा आसिफ साहब, क्योंकि वो वज़ीर दिफा हैं, वो इशारा कर रहे हैं, तो लगता है कि शायद बाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि मिलिट्री ट्रायल होगा इमरान खान साहब का। अंसार अब्बासी साहब ने आज एक खबर दी, उन्होंने कहा जी कि जितने भी हुकूमती मामलात थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उसमें जनरल फैज़ की जो मुदाखलत है और उनका जो उसमें उनकी मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा थी। इन तमाम इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के मारूफ सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रूमी साहब, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी अजमल जामी साहब, और पाकिस्तान की मारूफ सहाफ़ी एंकर पर्सन नादिया मिर्ज़ा साहिबा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं जामी साहब आपसे शुरू करूँ गुफ्तगू, तो होना था जलसा, नहीं होना था, इस पर बड़ी बहस थी। आज हो गया जलसा, लेकिन हुकूमत जिस तरीके से अब चीज़ों को हैंडल कर रही है, जब ये जलसा हो गया, लोग आगे जितने लोगों ने आना था, 25 करोड़ के मुल्क में क्या माने 10 लाख का कोई दावा कर दे कि 10 लाख लोग आगे थे, तो हुकूमत क्यों इतनी पैनिक में नजर आती है? बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल उठाया है। अर्ज ये है कि जो हुकूमती बौखलाहट है मेरी समझ से ही बालातर है। जनाब हजरत मौलाना फजल रहमान कराची में जलसा करते हैं बगैर एनओसी के, लाहौर में जलसा करते हैं, बड़ा शानदार इज्तिमा करते हैं, मुल्क भर के तूल अर्ज में
हजरत मौलाना जलसा करते हैं, कोई रुकावट खड़ी नहीं की जाती, कोई 28 से 29 मकामात बंद नहीं होते, इंटरनेट बंद नहीं होता, या फिर फाड़ लो की पॉलिसी दिखाई नहीं देती मुझे। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान साहब उठते हैं, वो भी इस्लामाबाद तक जा पहुंचते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल वहां भी देखने को नहीं मिली। फिर हमारे टीएलपी के दोस्त जो हैं वो भी उठते हैं एक बड़े अहम मकसद के लिए, वो भी आते हैं, फिर भी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं होती, उनसे भी बातचीत की जाती है, एक मुआहिदा मंजर यहाँ पर आता है, वो भी पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाते हैं। तो मैं ये बहसीत तालिब इल्म सहाफत का और सियासत का ये समझना चाहता हूँ कि आखिर पीटीआई जो कि राइट टू असेंबल जो आइन का आर्टिकल 16 है उसके तहत, और कौमी असम्बली की सबसे बड़ी सियासी जमात है, केपी में उनकी हुकूमत है, पंजाब में वो अपोजिशन में है, तो उनको मुझे आज उनके कानूनदान बता रहे थे कि मजमूई तौर पर 107 बार उनके एनओसी जो है उनसे मनसूख किए गए, और इस्लामाबाद में भी 6-7 बार एनओसी मनसूख किए गए। तो उनके जलसे से, जबकि उनका जो बुनियादी उनके रहनुमा है, अहम रहनुमा जनाब इमरान खान साहब, वो बिहाइंड दी बार्स हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाट इज मेकिंग देम टू पैनिक। ये बौखलाहट काहे की है, ये रुकावटें काहे की हैं, ये पकड़ धकड़ काहे की है? क्या वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, या कुछ वो कोई दहशतगर्द तंजीम है, या तो फिर ये डिक्लेयर कर दे ताकि समझ हो। तो वो जो बौखलाहट है वो नाकाबिल फहम है, और जो मेयर्स इन्होंने अभी तक लिए इस जलसे के हवाले से पाकिस्तान की मौजूदा सरकार ने, वो मेयर्स इटसेल्फ इस जलसे को लाइमलाइट में लाने के लिए काफी थे। ये बहस फिर पिछली रह जाएगी, पीछे रह जाएगी कि कामयाब हुआ या फ्लॉप हुआ। लुक एट द वे ना, जिस तरह से गवर्नमेंट की मशीनरी से डील कर रही है, जिस तरह से इसके ऊपर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स रिएक्ट कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, वो इटसेल्फ पीटीआई को हाईलाइट कर रहे हैं, पीटीआई के बयानी को हाईलाइट कर रहे हैं। अच्छा, तो मैं तो इन सारे सवालों का ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग आपने नुक्ता उठाया है कि उनके लिए जो काम वो खुद करना चाहते हैं नादिया, वो हुकूमत बड़ी बखूबी कर रही है। और दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि खान साहब को जब से आपने जेल में रखा हुआ है, अब उनके ब्लंडर्स तो आपने खुद उनको महफूज कर दिया, ब्लंडर्स से उनको तो आपने सेफ जोन में डाल दिया है, और ख़ुद आप जो हैं वो पूरी ताकत लगा रहे हैं, लेकिन ना आपसे बयानियाँ बन पा रहा है। और फिर आप एक तरफ कह रहे थे इनसे जलसा होता नहीं है, 10 बंदे नहीं निकलने, सब तंग आ गए हैं, लुट गया मिट गया वगैरह वगैरह। तो अब जब जलसा हो रहा है तो हुकूमत जिस तरह से रिएक्ट कर रही है उसको कैसे देखते हैं? और जो नादिया इस वक्त इंतज़ामिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी एक तरह से आमने सामने, और वहाँ से पथराव हो रहा है, और जो रिपोर्टर्स हैं वहाँ पे रिपोर्टेडली वो ये कह रहे हैं कि जो शुरका हैं वो पत्थर साथ लेके आए हुए हैं। तो ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें फिर एक्सप्लॉइट होती हैं जब मामला ख़राब होता है। थैंक यू वेरी मच तंजीला। देखिए, जो ये तसादुम जिसकी अभी आप निशानदेही कर रही है ना, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जी जो रूट मुख्तस किए गए थे उस रूट से नहीं आ रहे थे, वो किसी और रूट से आ रहे थे। अब मुझे बताएं कि ये आपकी कोई कैबिनेट डिवीजन की मीटिंग नहीं थी, ये आपके इदारों की कोई GHQ के कोई ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या उसके अलावा कोई ऐसी मीटिंग्स नहीं थी, ये अवामी जलसा था। उस अवामी जलसे को आप देखिए, मैं और आप एक प्रोग्राम कर रहे होते हैं, या हम और आप कोई प्रोग्राम अगर लाइव नहीं होता, लाइव होता है, एक्सीड होता है, कट जाता है, अदरवाइज क्या कभी वो टाइम पे शुरू होके टाइम पे खत्म हुआ? हम नहीं कर सकते। हमारे तो 3 गेस्ट होते हैं, तो वो टाइम पे एक साथ नहीं आते, और एक साथ उनको जमा करके शुरू करना प्रोग्राम मुश्किल हो जाता है अगर हम रिकॉर्डिंग करें। आप एक अवामी जलसे से एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि उस टाइम फ्रेम में 4 से 7 के दरमियान वो खत्म कर दे। फिर जो रूट उन्होंने डिफाइन कर दिया है, मतलब अवाम जो यहाँ के लोकल्स भी नहीं है, जो दूसरे इलाकों से, दूसरे शहरों से, दूसरे सूबों से आ रहे हैं, उनको आप कह रहे हैं कि जो रूट्स हमने डिफाइन कर दिए हैं, स्पेसिफाई कर दिए हैं, आपने उन्हीं से गुजर के जलसागाह में आना है, वरना हर जगह आपने कंटेनर्स रख दिए। मैं आज मुश्किल से ऑफिस पहुंची हूँ। मैं ये सोच रही थी कि अगर मैं घर से प्रोग्राम वीडियो लिंक पे, स्काइप पे, जूम पे किसी पे करती हूँ, तो क्या गारंटी है कि आपके पास इंटरनेट सर्विस जो है वो सही से वो चलेगी और मैं वहां से प्रोग्राम कर पाऊँ। सही। तो ये जो पैनिक गवर्नमेंट ने शो किया है, ये बिल्कुल ना समझ में आने वाला। इससे बेहतर होता कि आप इजाजत नहीं देते। मुझे समझ में नहीं आया कि गवर्नमेंट ने इजाजत दी या ये उनकी मजबूरी थी, लेकिन इससे बेहतर था कि आप इजाजत नहीं देते। उसके बाद 2 दिन पुरानी बात कर लें, जिस तरह से ये बिल पास हुआ कौमी असेंबली से फौरी तौर पर, जी इस्लामाबाद में अब इज्तिमात होंगे तो इस तरह से होंगे, अब ये तरीक़ाकार होगा, ये आपको फॉलो करना होगा। यार फॉर गॉड सेक, मतलब आपने, मैंने, हमने मुशर्रफ साहब का दौर भुगता है जिसमें जो कि हम कहते हैं कि वो एक आमरीत थी। आमरीत में भी ये नहीं होता था जो इस हुकूमत दौरे हुकूमत में हो रहा है। अच्छा, मैं वैसे एक और बात भी सोच रही थी। अभी जब मैंने ये खबर सुनी रजा रूमी साहब के साथ क्योंकि बच चुके हैं,
तो साथ ही इंतज़ामिया हरकत में आ गई है और इंतज़ामिया ने मुंतज़मीन को ये बता दिया है कि हम कार्रवाई भी करें। जी जी नादिया, मैं रज़ा साहब से पूछना चाह रही थी कि हम नैब के मामलात में देख चुके हैं, हर एक ने डंडे खाए दूसरे को डंडे मारने के चक्कर में, क्योंकि जो जो गड़े खोदे उसमें खुद भी गिरे, फिर निकले, फिर अगले नए बड़े गड़े में चले गए। तो ये कानून और इस तरह की चीज़ें भी तो इन सियासी जमातों के खिलाफ ऐसे इस्तेमाल होंगी, ये समझते क्यों नहीं है? मतलब ये कितनी अजीब सी बात है कि एक जलसा आराम से हो रहा है, पुरअमन हो रहा है, आप उसके टाइम के ऊपर बाहर से शेलिंग और चीज़ें करके उसको वाकई इंतशार में बदलना चाह रहे हैं। जी, पहले जिक्र हो चुका है तंजीला, दोनों मेहमानों ने आपके यही बात कही है कि ये जो पॉलिसी है हुकूमत की और स्ट्रेटजी दोनों ही गलत रही हैं। पहली तो ये बात है कि इतनी रुकावटें खड़ी करने की क्या जरूरत है? अगर बड़ा जलसा हो भी जाएगा तो क्या कयामत आ जाएगी? उसके बाद क्या हुकूमत गिर जाएगी? कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान का आइन, अगर इस मुल्क में अगर आइन या जमहूरियत नाम की चीज़ है तो आपको जो है लोगों को राइट ऑफ असेंबली जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। और जो भी हथकंडे इस्तेमाल किए हैं वो दर हकीकत खुद हुकूमत की बौखलाहट को दिखाते हैं और उसका एक सबूत मिलता है कि वो परेशान है कि कहीं इमरान खान का पावर शो ना हो जाए और उससे उनकी हुकूमत को और वो खतरा ना हो जाए। अब ये तो रही एक बिल्कुल ही अननेसेसरी, जैसे कहना चाहिए, एक पॉलिसी थी, मगर उसके बाद अब ये जो पथराव वगैरह का पूरा मामला है ये भी बहुत अफसोसनाक एक मोड़ आया है। अल्लाह करे कि इसकी मजीद जो है वायलेंस में कोई इजाफा ना हो, नहीं तो ये भी एक बहुत सीरियस सिचुएशन बन सकती है गवर्नमेंट ऑफ द डे के लिए भी। और जो पूरा मकसद था कि पीटीआई के वर्कर्स और सपोर्टर्स को दूर रखा जाए, उनको मैसेज दिया जाए, वो तो मकसद ही फौत हो जाता है। अगर आप ये वायलेंस करेंगे, तशद्दुद होगा, पुलिस और जलसे के हाजरीन के दरमियान जो है वो टेंशन होगी, तो फिर तो जो सारी की सारी जो उनकी हिकमत अमली है ना, वो तो फिर नाकाम उल्टी हो गई। और आप उनको खुद से एक बहाना और जवाब पेश कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं जवाब हर तरह से सियासी तौर पे खेलने के लिए। जी बिल्कुल वो दे रहे हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये इसमें सियासी मैच्योरिटी की कमी दिखाई दे रही है। अगर इस वक्त सोच समझकर इस जलसे को और मजीद जलसों को भी इजाजत दें तो कोई कयामत नहीं आएगी। और बल्कि सिर्फ ये कि उल्टा जो इस वक्त बदनामी हुकूमत के गले जा रही है, पड़ रही है, वो उससे भी बच सकेंगे। कम से कम कोई अच्छी रवायात, जैसे आपने कहा, उनका तो कभी ना कभी यहाँ पे आगाज होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हर बार जो है आप जो आपका मुखालिफ हो उसको आप रोकें, बंद कर दें और फिर आप निकल जाएं और वो आके आपके साथ वही करे। ये खुदा जाने कब ये विशिष्ट साइकिल खत्म होगा। जी तंजीला। अच्छा, मुझे वो पंजाबी की एक उसको कहावत है कि मतलब भारी को कहते हैं पारिया किथे चले, वो कहता होला होन, मतलब मैं अपने आप को ज़रा हल्का करने जा रहा हूँ। तो हुकूमत जो है वो इन जलसों को रोकने के लिए यही हरकतें करी थी। अच्छा, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। हुकूमत को एक और भी इशू मिला हुआ है, टाइम्स ऑफ इज़राइल में छपने वाले आर्टिकल को लेके जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, कुछ उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से भी बात हो रही है। और आज का जो जलसा है वो इमरान खान साहब के सियासी मुस्तकबिल के ऊपर क्या इम्प्लिकेशन होंगी, इस जो पावर शो उन्होंने किया, कुछ उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। जी, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और रज़ा, जो मामलात अब आगे बढ़ेंगे इमरान खान साहब के लिए, ज़ाहिर है एक तरफ तो जो उनकी पार्टी को कभी बैन करने की बातें हो रही थी, वो तो लगता है कि वो सारी की सारी जो कोशिशें हैं वो शायद उस तरह से कामयाब नहीं होंगी। एक आइनी तरमीम के लिए भी अभी आपने देखा कि जो आज़ाद मेंबर्स छोड़े में हैं उनको तोड़ने की खबरें हैं और नून वाले मानते भी हैं कि हाँ हम उनसे राब्ते में हैं। तो आप मुस्तकबिल कैसा देख रहे हैं खान साहब पे? आज के जलसे का उनके जो मामलात चल रहे हैं, कोई असर होना या नहीं होना? तंजीला, देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो तो साबित भी कर चुके हैं। जो इलेक्शन हुआ था फरवरी में, अब वो तो एक तयशुदा बात है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि इस वक्त जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की जो पॉलिसी है वो बड़ी वाज़ेह और क्लियर है। फिर ताहाल तो यही दिखाई दे रहा है। उनका
जो इरादा यही है कि एक तो वो इमरान खान को नंबर एक फिलहाल रिहा नहीं होने देना चाह रहे, और दूसरी ये कि वो इक़्तिदार में उनकी वापसी जो है वो उसमें जितनी भी रुकावटें हो सकती हैं वो मौजूद रहेंगी। जो चैलेंज आया है इस वक्त इस पूरी प्लान को, वो आया है आला अदलिया की तरफ से। और ये जो आपने पार्टी को बैन करने की जो बात कही, देखिए वो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, वहीं से वो तय होता है। और भी मामलात जो हैं वो भी उनमें अदलिया का बहुत अहम रोल है। और यही वजह है कि अब ये जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद जो स्पेकुलेशन बहुत ज़्यादा की जा रही है कि इमरान खान को शायद मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल उनका किया जाए, तो वो अब एक वही एक ऑप्शन दिखाई देती है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के लिए, क्योंकि आला अदलिया का जो मूड और जो उनके माज़ी करीब में दिए गए फैसले हैं वो तो बड़े वाज़ेह हैं कि वो मज़ीद इमरान खान की जो ये ट्रायल्स हैं वहाँ पर वो उनका साथ नहीं देंगे, बल्कि उनकी तो अब एक ही केस रह गया है 190 मिलियन पाउंड्स वाला, अल कादिर ट्रस्ट वाला। वहाँ भी उन्होंने नैब में तरमीम के बाद खान साहब के बुकना ने दरखास्त दे रही। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये मामला सारा का सारा अदलिया में जाके सेटल होगा, और अदलिया के ऊपर ज़ाहिर है जामी साहब जो तरमीम, मुमकिना तरमीम, मतलब ये भी एक इस मुल्क में अजीब बात है कि आपने एक कलेक्टिव विजडम से बना हुआ कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको अमेंड करना है, और आप ऐसे इसको खुफिया रख रहे हैं कि हर बंदा कहता है मुमकिना, उस पर तबसरे हुकूमत वाले भी करें, अपोजिशन वाले भी करें, हम भी बैठ के करें, पता किसी को कुछ भी नहीं है और सबको सब पता भी है। तो जो मुमकिना तरमीम है, आपको लगता है कि हुकूमत अगर उसमें कामयाब हो जाती है तो अदलिया में ऐसा सिनेरियो बन जाएगा कि मिलिट्री ट्रायल के रास्ते में फिर अदलिया रुकावट नहीं बनेगी? इमरान खान साहब का जो मिलिट्री ट्रायल है उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट का वो जो उन्होंने होल्ड किया हुआ मामले को कि आम शहरी का सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता, वो सबसे बड़ी रुकावट है। 9 मई का पुलसरा जब तक पार नहीं होता तब तक कोई बर्फ पिघलने का इम्कान मुझे दिखाई नहीं देता। जब तक जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी जो अनप्रेसिडेंटेड मूव है बाय द करंट एस्टेब्लिशमेंट, ये इस गिरफ्तारी से जब तक कोई, पंजाबी में हम कहते हैं, कटी कट्टा बरामद नहीं होता, तब तक भी कोई बर्फ पिघलने का इम्कान नहीं है। अब सार साहब तो भैंसों का पूरा वो बता रहे हैं जो बरामद हुआ है, तुसी कह रहे हो कट्टा कट्टी नहीं निकले हाले तक? बिल्कुल नहीं निकलना पड़ेगा। वो मैंने उनकी खबर देखी है, दुरुस्त है, सीनियर है, इंतहाई बाखबर है, लेकिन मैंने आपको अर्ज की सबसे बड़ी रुकावट सुप्रीम कोर्ट है, और वो रुकावट अबूर किए बगैर आप मिलिट्री ट्रायल नहीं कर सकते। तो फिलहाल तो मुझे वो होता दिखाई नहीं देता। तावक्त ये कि आप सुप्रीम कोर्ट, आप आइन में कुछ ऐसी तरामीम कर लें जिसकी वजह से आप कुछ उम्र बढ़ा लें, जो कि पुरानी ख्वाब लगता है मुझे। ताज़ा इत्तला तो ये थी कि काजी साहब आप मुकर्रम मुद्दत पर सबकदोश हो रहे हैं और मुस्तफा शाह साहब नए चीफ जस्टिस होंगे। अगर वो ये भी खबर है वैसे जामी के वो जो चौथे पांचवें नंबर के लोग हैं ना, उनको बनाया जाए। मैं वो अर्ज कर रहा हूँ, 3 तरह की इक्वेशंस थी। एक तो ये कि उम्र में इजाफा कर दिया जाए, और फिर राना सनाउल्लाह साहब ने उसका बरमला इजहार किया कि अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून मिले थे, तो उन्होंने कहा था अगर उम्र में इजाफा करना है तो वो फिर तमाम जजेस पर अगर लागू होगा तो मुझे एतराज़ नहीं है, बस सूरत दीगर वो सबकदोश होंगे। दूसरी बात ये थी कि जैसे आप टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5 में किसी एक को मुंतखब करते हैं, तो एक प्लान ये भी था। नूर आलम का एक बड़ा लंबा चौड़ा तफसीली 18 निकाती पैकेज था, कुछ चीज़ें एंटरटेन हुई, कुछ नहीं हुई। प्रोफेसर दानियल चौधरी की चीज़ें थी पार्लियामेंट के इजलास के एजेंडे में, फिर सेनेट में भी कुछ चीज़ें ऐसी पड़ी हुई थी। हालांकि प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर भी चीज़ें डिस्कस हो रही, जिसके ऊपर मिस्टर गौहर ने एतराज़ भी किया। तीसरी शय जो मुजवज़ा वो ये थी कि तादाद बढ़ा दी जाए, 17 से 21 कर दी जाए, 22 कर दी जाए, 23 कर दी जाए, ताकि पेश भी हो गया ना हुकूमत को फिर जी वो तीसरी शय में मुझे दम लग रहा है। और जो बात थी टॉप 5 की और जो बात थी उम्र बढ़ाने की, वो उसमें कुछ तजब्जुब का मामला है, क्योंकि इस बीच में मेरी इत्तलात ये है कि सज्जी वफा के खबी जो है ना वो की गई है, और कुछ मामला फहमी होने की जानकारी मुझे पहुंची है। जब तक वो ब्रिज आप पूरा नहीं करते तब तक ये मिलिट्री ट्रायल का ख्वाब भी अधूरा रहेगा। लेकिन 9 मई और फैज़ हमीद से बरामद किए बगैर ना इधर से मामला आगे बढ़ सकता है ना उधर से मामला आगे बढ़ सकता है। नादिया, कैसे मामला आगे बढ़ेगा? मतलब 9 मई पे माफी की बात जाहिर है बरमला इजहार हो गया, DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में उसका बरमला इजहार हो गया, और हुकूमत भी जाहिर है वो बार बार उसको दोहराती है, हैमरिंग करती है कि माफ़ी मांगेंगे तो बात आगे बढ़ेगी, तो सियासी होंगे तो आपका सियासी किरदार वाजे होगा। तो आपको लगता है कि
یہ سارے سینیریو میں خان صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ اپنے موقف میں تبدیلی کریں گے, تھوڑے سے پیچھے ہٹیں گے یا نہیں ہٹیں گے؟ تنزیلہ, خان صاحب کو موقف میں تبدیلی کیا کرنی ہے؟ ان کے اوپر سے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ معافی مانگ لیں. معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کنفیس کر لیں نا کہ جی میں نے یہ جرم سرزد کیا ہے تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں. معافی مانگنے کا مطلب یہی ہے. تو خان صاحب کا ایک قدم پیچھے ہٹنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جی وہ معافی مانگے. اور خان صاحب ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ معافی مانگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اعتراف پہ جرم کرتے ہیں. تو مجھے تو نہیں لگتا کہ کسی بھی حالات میں خان صاحب معافی مانگنے کے لیے تیار ہو پائیں. یہ ویسی معافی ہے جیسی ہم حج پہ جاتے ہوئے مانگتے ہیں نا کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو, مطلب ہم یہ اگر میں نے آپ کا دل دکھایا ہو. ہم تو مانگتے ہیں بہت سارے لوگ کہ اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں معافی مانگتا ہوں اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے. کیونکہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حکومت کے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قوم سے معافی مانگ لیں, یعنی کہ قوم سے معافی مانگ لیں, کہتے ہیں بھئی ہاں 9 مئی ہوا, غلط ہوا. تنزیلہ یہ احسن اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ قوم سے معافی مانگے. جی تو میں نے جب اپنے پروگرام میں بات کری تھی, ہمارے گیسٹ تھے, تو میں نے کہا قوم سے کون سی قوم سے معافی مانگے؟ اس قوم سے معافی مانگے جنہوں نے 9 مئی کے بعد 8 فروری کو ان کو ووٹ دے دیے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب 8 فروری کو قوم نے ان کو ووٹ دے دیا تو پھر وہ کس قوم سے معافی مانگے؟ اور اگین یہ جو آپ بات کری نا, اگر آئی نو وہ لائٹر نوٹ پر ہے, مگر یہ اگر مگر والی معافی بھی قابل قبول نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, بڑا کیٹیگوریکلی آپ نے معافی مانگنی ہے. وہ معافی جو ہے وہ ایک طرح کی اعتراف جرم ہوگی. اب رہ گئے حکومتی وزراء, جو اگر ہم کہیں کہ بڑا ایک سیریس نوٹ اور بڑے جس کو کہتے ہیں بڑی اہم ترین منسٹری, وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ وہ ہو سکتی ہے ڈیفینس منسٹری. خواجہ آصف صاحب, خواجہ آصف صاحب جب آج بھی پریس ٹاک کر رہے تھے تو انہوں نے پورا ایک بیانیہ بتایا کہ جی ان کا ملٹری کورٹس کی کیس جائے گا ہی جائے گا, خان صاحب کا ملٹری ٹرائل ہوگا ہی ہوگا. اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی چیزیں صیغہ راز میں رکھی جا رہی ہیں کہ مجھے بھی اس تک رسائی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آپ ہاں ایک چیز اور بھی ہے. دیکھیے ایک جنرلی اگر ہم اس کو تھوڑا سا شاید ہم سمپلیفائی چیزوں کو کر نہیں سکتے. ظاہری بات ہے ایک انسٹیگیشن کا, ایک جو انسٹیگیٹ کرنے والے ویڈیوز میسیجز ہیں, مراد سعید صاحب کے میسیجز ہیں, لوگوں کو غصہ دلانے والے, غلط فہمیاں پیدا کرنے والے, وہ تو الٹیمیٹلی اپنی جگہ پر موجود ہے نا نادیہ. اس میں لوگ ویڈیوز پہ نظر آ رہے ہیں, آڈیوز پہ نظر آ رہے ہیں. بالکل اس کو بالکل ہے. تو مطلب آپ یہ بھی احتجاج کو تو انہوں نے کبھی منع ہی نہیں کیا نا. دیکھیے کسی نے یہ نہیں کلیم کیا کہ جی ہم نے احتجاج نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے, خان صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ اگر وہاں نہیں جاتے تو کہاں کرتے, یہ تک کہا نا خان صاحب کا بیان. رضا رومی صاحب آپ کیونکہ میں ذرا رضا رومی صاحب کیونکہ ظاہر ہے کمپلیٹ کر دوں اگر آپ مجھے الاؤ کریں. یہ جو ملٹری کورٹس والا معاملہ ہے, صرف ایک چیز کلیئر کر دوں, خاص طور پہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری والا معاملہ, کہ اس سے 9 مئی کو اگر جوڑنے کی کسی کی بھی خواہش ہے یا خبر ہے یا کوشش ہے, تو اب مجھے یہ بتائیں 9 مئی کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا. ہماری جو ایجنسیز ہیں ٹاپ موسٹ ایجنسیز ہیں, ہم نے ٹاپ سٹی کا کیس اٹھایا ہے 2017 کا. 9 مئی کا 1 سال بعد آپ کو پتا چلا کہ آپ کے اپنے ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اس میں ملوث تھے, یا ان کا پورا یہ پلان تھا, یا ہی واز دا ایکچوئل بریس. جی پروگرام میں شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, گفتگو کو یہیں سے جوڑتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے. جی اور بریک پر جاتے ہوئے ہم بات کر رہے تھے رضا رومی صاحب, خان صاحب کہتے ہیں وہاں نہ کرتے احتجاج تو کہاں کرتے. اب وہ ایک ہی بات ہے, وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کریں گے کیونکہ طاقت تو انہیں کے پاس ہے. تو لوگوں کو ان کی بات پہ بڑا دم نظر آتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ ظاہر ہے میرا تو مسئلہ جی ایچ کیو کے ساتھ تھا کیونکہ مجھے تو اغوا کروایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ سے. دیکھیں تنزیلہ, بات یہ ہے کہ احتجاج کرنا جو ہے نا از خود کوئی جرم نہیں ہے. آپ جی ایچ کیو کے باہر بھی جا کر, ہاں اگر کوئی وہاں پہ کوئی رکاوٹیں نہ لگی ہوں, کوئی روڈ بلاکس نہ ہو, امن عامہ کو کوئی خطرہ نہ ہو, سیکیورٹی کو کوئی خطرہ نہ ہو, تو آپ احتجاج کہیں بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی امر مانے نہ ہے. قانون اس کی اجازت دیتا ہے, آئین اس کی اجازت دیتا ہے. نمبر 1, وہاں پہ جو مسئلہ ہوا کہ احتجاج کا جو رنگ سامنے آیا کہ ایک تو احتجاج ہوتا ہے پرامن, وہ احتجاج پرامن نہ رہا. چاہے وہ آپ لاہور کے کور کمانڈر کا گھر دیکھ لیں, ایئر بیس کو دیکھ لیں, یا آپ ریڈیو جو پاکستان پشاور کی بلڈنگ ہے جس کو نظر آتش کر دیا گیا, تاریخی بلڈنگ ہے,
تو بات تو آتی ہے آپ وائلنس سے، وہ پھر ایک جرم بن جاتا ہے، آرسن جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں. اور دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اس چیز کی کسی بھی سیاسی گروپ کو یا غیر سیاسی گروپ کو اجازت دی جائے کہ وہ صحیح. کوئی بلڈنگز کو نظر آتش کرے. مسئلہ یہاں پہ آ رہا ہے، یہ چیز جو ہے اس کو اب وہ ایڈمٹ نہیں کرے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے اپنے ایجنسیوں کے لوگ تھے جو لوگوں کے میں شامل ہو گئے اور انہوں نے توڑ پھوڑ کی اور یہ ایک بہت بڑی سازش کر دی پی ٹی آئی کے خلاف. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ اتنا وقت گزر گیا، جیسے نادیہ نے کہا ہے، اس کے اوپر ایک کمیشن بن جاتا، جوڈیشل بن جاتا، پارلیمانی بن جاتا، ہاں وہ کوئی کہہ اور بھی بن رہے تھے جاتا. حکومت بنا دیتی، جی حکومت بھی تو بالکل وہ بالکل ایک لیڈ جی، بیک قسم کی پالیسی لے کے چل رہی ہے نا. لیڈ بیک نہیں ہے نادیہ، سوری، یہ لیڈ بیک کا معاملہ نہیں ہے تنزیلہ، یہ معاملہ ہے آؤٹ سورس کر دینا، اپنی سیاسی انیشیٹو کو جی ایچ کیو کے حوالے کر دینا. یہ اس حکومت کی سب سے بڑی کوتاہی پی ڈی ایم 1 کی بھی رہی ہے، پی ڈی ایم 2 کی بھی یہی کوتاہی رہی ہے. ٹھیک ہے سیاسی معاملات سیاستدان ہی بہتر اس کو ہینڈل کر ٹھیک ہے. سکتے ہیں، ہم نے اچھا تاریخ میں ہاں دیکھا ہے. یہ تو بالکل آپ بات درست ہے کہ ظاہر ہے جی آپ نے جو ہے وہ شاید آؤٹ سورس کر دیا سارا کا سارا جو سیاسی سپیس تھا، وہ تو شہباز شریف صاحب کے اوپر سب سے زیادہ ان کے اپنے ہاں سے بھی یہی زیادہ تنقید ہوتی ہے. جامی صاحب، جو یہ اب حکومت کے ہاتھ لگ گئی بات ٹائمز آف اسرائیل میں لکھے جانے والے بلاگ کی، اور اس پہ آپ نے بڑا ایک تفصیلی ویلاگ بھی کیا لکھنے والی خاتون کے بیک گراؤنڈ سمیت. اب یہ بتائیے کہ یہ والا معاملہ جو یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ طالبان کے حامی ہیں، کٹر قسم کے مسلمان ہیں، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ صہیونی جو قوتیں ہیں ان کا پروجیکٹ ہے. تو اس پہ بھی حکومت آپ کو کنفیوز نظر آتی ہے؟ یا ظاہر ہے خان صاحب کے آپ کو یاد ہے 2018 میں وہ ایک جہاز اڑنے کی، طیارہ آنے کی، ملاقات ہونے کی بھی خبریں تھیں. تو کیا بنے گا اس سارے بیانیوں کا جو آپس میں گڈمڈ ہیں اور آپس میں متصادم بھی کہیں نہ کہیں نظر آتے ہیں؟ بالکل آپ نے سوال میں اس کا جواب دے دیا. یہ اس طرح سے اگر عمران خان مخالف بیانیہ بنانے سے بات بنتی تو اب تک بات بن چکی ہوتی. اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل ایک موقر اخبار ہے، یہ ذہن میں رکھیں. لیکن یہ موصوفہ جو اے نور بشریوبا ہیں آذربائیجان کی، یہ میں نے دیکھا مجموعی طور پر صرف 3 بلاگ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں اس اخبار کے لیے 2023 سے لے کے اب تک. اور یہ کوئی ایڈیٹوریل نوٹ نہیں تھا اس اخبار کا، یہ کوئی وہاں پہ اوپینین میکرز جو ہیں، کالمنسٹ جو ہیں، ان کی کوئی تحریر نہیں تھی، یہ کوئی اسپیشل رپورٹ نہیں تھی، کوئی بائی لائن سٹوری نہیں تھی، یہ ایک بلاگ تھا. اور جتنے بھی میرے دوست یعنی نادیہ بھی، رضا صاحب بھی اور آپ بھی، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام میں نشر ہونے سے پہلے ہم ایک انتباہ نشر کرتے ہیں کہ میں شرکا کی جو رائے ہے اس سے وہ ان کی متفق ہونا اپنی ہمارا ذاتی ضروری رائے. نہیں. ہاں اور سام ہاؤ کچھ ایسی چیزیں ہم بلاگ کے نیچے بھی ویب سائٹ لکھتی ہے کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہے. صحیح. اور وہ جو موصوفہ جن رپورٹس کون سی جن کا وہ حوالہ دے رہی ہیں، وہ گولڈ سمتھ فیملی سے تعلقات کار کو وہ اگر بنیاد بنا رہی ہیں، وہ پرانی کہانی ہے، گھسی پٹی کہانی ہے. میں نے اس میں کئی اور تفصیلات بھی درج کی تھی، لیکن یہ کوئی یعنی کوئی بات بنتی دکھائی نہیں دیتی اس بنیاد پہ کہ بلاگ کے اوپر اگر آپ بیانیہ بنائیں. ہاں 9 مئی کے اوپر بالکل ریاست کی کلیئر پوزیشن ہے اور ہونی بھی چاہیے. شہداء کی توہین کی گئی ہے، شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی ہے. قومی دھارے میں، ملکی سیاست میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی بجائے ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا گیا ہے. یہ ونس فار آل یہ چیزیں سیٹل ہو جانی چاہیے. بٹ لاسٹ ناٹ دی لیسٹ ایک بڑی امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس پہ توجہ آپ کیجئے. ہمارے ہاں قبولیت ہی صرف ایک پیمانہ نہیں ہوتا، فارچونیٹلی انفارچونیٹلی مقبولیت بھی ایک پیمانہ ہوتا ہے. تو قبولیت اور مقبولیت کو تو میں کہہ کے تھک گیا، لیکن آج ہی دن بھر مجھے 2 نئے لفظ بھی نظر آئے، 2 نئے میٹافر بھی نظر آئے ملک کی سیاست کے اوپر، کہ قبولیت اور مقبولیت کے بعد ایک شے فضولیت بھی ہوتی ہے. اس سے اجتناب کیا جائے اور معقولیت کو اڈاپٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک بات. یعنی جہاں آپ نے قبولیت اور مقبولیت کو پناہ دینی ہے، وہاں فضولیت کو کم کر کے معقولیت کو اگر بڑھاوا دیں تو پھر بات بن سکتی ہے. ٹھیک. کیونکہ آپ یہ کہہ کہنا رہے ہیں کہ جو 9 مئی والا معاملہ اسی کے اوپر اگر اسٹیٹ نے کلیئر پالیسی لے لی. نادیہ، جو مسئلہ نظر آتا ہے بالکل ٹھیک پالیسی ہے، ہاں وہ ٹھیک پالیسی ہے. مسئلہ جو یہ نظر آتا کوئی ہے بھی وہ ریاست یہاں ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، دیکھ وہ اس کو لینا، ڈٹنا چاہیے اس کے اوپر. دیکھ لیں وہ یو کے میں کیا ہوا، جنہوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کیا، نادیہ، ان کے ساتھ کیا ہوا. تو الٹیمیٹلی جو ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن کے معاملات ہیں، ہمارے ہاں جو کرمنل جسٹس سسٹم کے معاملات ہیں،
फिर इस तरह के तजादात वहीं से पैदा होते हैं ना, तो इसको मतलब एक ओपन एंडेड चीज़ के तौर पर 9 मई को छोड़ना किसी भी तरह से फ़ौज को कबूल नहीं होगा। ये तो मतलब कोई भी शख्स आपको ये गारंटी दे सकता है कि ये इसको ओपन एंडेड छोड़ना विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन एनी कॉस्ट। सो आपके ख्याल में कुछ सालसी की कोशिश, कोई मुफाहमत, क्या वे फॉरवर्ड है? लास्ट कमेंट नादिया आपका, फिर रज़ा से मैं लास्ट कमेंट में। देखिए, ओपन एंडेड छोड़ना उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, लेकिन अगेन आपको याद होगा लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, जिसमें उन्होंने बाकायदा तौर पे ये चीज़ मेंशन की। जज ने अपने नोट में, अपने फैसले में लिखा कि एक एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट किए उनके वकील ने, लेकिन कोई सबूत नहीं पेश कर सके। ये वही वाली बात है जिस प्रोसिक्यूशन की आप बात कर रही हैं। उन्होंने कैटेगोरिकली से मेंशन किया कि हमें बताया जाए तो जी वो पुलिस वाले ने देखा था, वो फला उसने देखा था। तो पॉइंट ये है कि अगर अदालतों में जब केस लगते हैं और वहां पर अगर आप वो एक एविडेंस नहीं दे पा रहे, तो फिर ये सवाल तो बनता है ना कि जो चाहते हैं कि ओपन एंडेडली हरगिज नहीं छोड़ना और उनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो जो नाकाबिले तर्दीद शवाहिद है वो कहाँ है? और वो उस वक्त अदालत में उनके प्रोसिक्यूटर पेश क्यों नहीं कर सका, जब अदालत ने, जब तमाम तर प्रोसिक्यूशन, तमाम तर आर्ग्यूमेंट के बाद तंजीला ये फैसले में लिखने पे मजबूर हुए कि इतनी एक्सटेंसिव आर्ग्यूमेंट के बावजूद कोई शवाहिद या कोई एविडेंस पेश नहीं किया गया। सही। तो मेरा ख्याल है कि वंस फॉर ऑल इस पे तो जाहिर बात है अदालतें तो है। जी रज़ा, अदालतें, क्योंकि आपने यकीनन मजिस्ट्रेटी भी की होगी, जाहिर है आप तो जब अदालतें होती हैं तो वहाँ पे तो आपने सबूत देखना होता है, लेकिन जब आपके इस तरह के सियासी नोयत के मामलात में आप फंस जाएं तो शायद आपको जो वो कहते हैं ना हम सरकमस्टांशियल जो एविडेंस होता है और वो माहौल होता है, उसके हिसाब से फिर मुझे ये लगता है जामी साहब की और नादिया साहिबा की बात सुन के और आपकी बात सुन के कि मामला शायद अदालतों में भी सेटल नहीं होगा, वहाँ पे भी ये सवालात उठते रहेंगे। मामला कहीं ना कहीं जाके जो आप कह रहे हैं पॉलिटिकल स्फेयर में ही होगा। वहाँ पे कौन किरदार अदा कर सकता है? मौलाना साहब कर सकते हैं, महमूद खान अचकज़ई साहब कर सकते हैं, कौन करे वहाँ पे? क्योंकि जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब को तो इमरान खान साहब मानते ही नहीं है। देखिए, वो मानते नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि उनकी कोता अंदेशी है, क्योंकि इतने जो तगय्युरात के बाद अगर उन्होंने कोई सबक नहीं सीखा सियासत का, तो ये भी अफसोसनाक बात है तंजीला। उसकी वजह ये है कि आप उनको किसी न किसी मोड़ के ऊपर अपने जो सियासी हरीफ हैं, सियासी क्लास है, उससे बातचीत करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरा, आपने कहा कौन ये रोल अदा करेगा? अब ये भी इत्तलात आ रही है कि चौधरी शुजात और परवेज इलाही दोबारा से एक्टिव हो रहे हैं और वो कोई इस तरह का रोल गालिबन अदा करेंगे कि वो इस तरह की जो सियासी कोई कंसेंसस जो है वो डेवलप करवाएंगे। अब देखिए ये मामला कहाँ जाता है आगे, मगर ये कि इसके बगैर कोई चारा नहीं है। ये एक सियासी इशू है। हाँ, उसमें चंद एक लोग ऐसे जरूर हैं जिन्होंने कोई तोड़ फोड़ या वायलेंस किया है, उनको बिल्कुल कानून के मुताबिक प्रोसीड करना चाहिए। बाकी ये कि इसको अब मामले को सेटल करना चाहिए और उसका तरीका सियासी ही है तंजीला, और कोई तरीका नहीं है। मेरी तो यही नाकिस राय कहती है। अदालतें भी सेटल नहीं करेंगी उसको, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब अगर वो होना होता तो इस वक्त तक हो गया होता। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नादिया मिर्ज़ा साहिबा, रज़ा रूमी साहब और अजमल जामी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। जी अब ये गुफ्तगू ऐसी है कि इसमें हम कोई आपके सामने एक सॉलिड किस्म का कंक्लूजन नहीं रख सकते, लेकिन बातों की बात यही है कि आपको इस मामले को समेटना है तो सियासी फहम फरासत दोनों अतराफ़ से, तीनों अतराफ़ से उसकी ज़रूरत है, और इसी तरह से मामला आगे बढ़ेगा। जब हम ये प्रोग्राम इसमें गुफ्तगू कर रहे हैं उस वक्त तक जो जलसे की सूरत हाल है, जलसा ख़त्म नहीं हुआ, वक्त जो है वो 9 के करीब है, 9 बजने वाले हैं, और मामला देखते हैं कि अल्लाह करे कि खैर खैरियत से अपने अंजाम की तरफ जाएँ। जी आज के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।